Hello everyone, I chemistry coach Avinash Jaiswal welcome you all. I hope you are healthy, safe and sound. तो बच्चों आज हम क्लास 11 का काम शुरू करने वाले हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन रखेंगे, क्लास थोड़ी हल्की रहेंगी, एक दो आपकी। मंडे से काम पूरा मेजर शुरू हो जाएगा, आपका पूरा ध्यान समझने वाला। अभी इंट्रोडक्शन। पहली बात जो बच्चों के मन में डाउट आती है, आ रही होगी, मैं बताना चाहूँगा, ये क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी, लाइव नहीं रहेंगी। तो बच्चों को डाउट आता है कि लाइव क्यों नहीं है, रिकॉर्डेड क्यों है, रिकॉर्डेड क्यों है, लाइव क्यों नहीं है। तो कारण समझिए बेटा, लाइव क्लास में सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क की प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम बेटा, अगर आपकी एक बार क्लास मिस हो गई तो क्लास मिस हो गई, आप रिवाइंड नहीं कर सकते, आप दोबारा नहीं देख सकते, तो लॉस आप ही का ज़्यादा है। तो आपके पर्सपेक्टिव से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डेड क्लासेस ज़्यादा बेहतर है। दूसरा सवाल कि भैया सर डाउट कैसे पूछा जाएगा? जिस जो टाइम क्लास का फिक्स किया जाएगा उसके तुरंत बाद आप डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। इन केस आप तुरंत बाद डाउट नहीं पूछ पाए तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट भी छोड़ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, डिस्टर्बेंस नहीं होता बेटा, कुछ और भी काम चल रहा होता है, जैसे ही मैं आपका मैसेज देखूंगा तुरंत रिप्लाई कर दूंगा आपको। कोशिश रहे कि क्लास जिस टाइम पर हो रही है उस टाइम पर ही आप देख लीजिए। दूसरी बात जो अगली आती है बेटा, क्लास की ड्यूरेशन जो है वो आपकी 35 टू 40 मिनट्स के आसपास रहेगी। वैसे नॉर्मली 1 घंटे का लेक्चर होता है तो हम उसमें नोट्स लिखवाते भी हैं क्लास में और समझाते भी हैं, दोनों काम साथ साथ चलते हैं। अभी क्या होगा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन होगा और नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे। तो अगर आप ठीक से एनालाइज करेंगे तो आपकी एक क्लास 1 घंटे से ऊपर ही जाएगी, जिसमें आप दोबारा दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है, केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो, क्या ज़रूरत है इसकी? सोचिए आप लोग जरा, कि केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वही एक्चुअल में ज़रूरत है। तो केमिस्ट्री में हम बेसिकली बेटा एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के द्वारा बनाए गए कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनके नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उनके प्योरिफिकेशन, प्रिपरेशन और भी जो उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ही केमिस्ट्री में पढ़ी जाती हैं। एलिमेंट्स, एलिमेंट से बने कंपाउंड्स और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेस, ये सब केमिस्ट्री में आते हैं। अब हमने सीखा है क्लास 10th में और छोटी क्लासेस में कि क्लासिफिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। हर चीज़ को क्लासिफाई करा गया है। जैसे बेटा मार्केट में आप जाते हैं तो कपड़ों की शॉप्स अलग हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप अलग है, और ग्रोसरी के सामान सामान की शॉप्स अलग हैं बेटा, कन्फेक्शनरी की शॉप्स अलग हैं, पेट्रोल पंप अलग है, और बाइक कार के शोरूम्स अलग हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है, यानी कि अगर आपको कार खरीदनी है तो आप कन्फेक्शनरी की शॉप पे नहीं जाएंगे, और अगर आपको कुछ कन्फेक्शनरी का सामान खरीदना है, टॉफी, बिस्किट एक्सेट्रा, तो आप पेट्रोल पंप पे नहीं जाएंगे। तो क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, ताकि सिमेट्री बन सके। सिमेट्री बनेगी तो काम आसान हो जाएगा, और जब काम आसान हो जाएगा तो पढ़ने लिखने में आसानी रहेगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री को भी क्लासिफाई करा गया और बच्चों को समझाने के लिए कहा गया कि क्लासिफाई कर देते हैं, इसकी ब्रांचेस बना देते हैं, फिर बच्चों को पढ़ना आसान रहेगा। तो जो केमिस्ट्री की बेटा मेजर ब्रांचेस हैं वो है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं ये तो कहूँगा नहीं कि एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक कम, सारी ही इंपॉर्टेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सभी आएंगी। एक बात और ध्यान रखिए बेटा, जो भी बच्चे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, नीट, IIT, NDA, मैं उनकी भी क्लासेस लेता हूँ। अभी तो 11th के साथ साथ ही मैं उनके क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। एक चैप्टर खत्म होगा, उसके क्या क्वेश्चंस नीट में आए, IIT में आए, NDA में आए, थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि किस प्रकार की तैयारी होती है। एक बात जो बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए स्पेशली, कि 11th का सिलेबस 50% आता है और लगभग 50% की सिलेबस आता है बेटा क्लास 12th का। तो दोनों सिलेबस अगर आपने अच्छे से करे तो आप कंपटीशन में बैठने लायक हैं। होता क्या है, जनरली 12th में सब मेहनत करते हैं, 11th में थोड़ी कम मेहनत करते हैं, और 11th की वजह से ही कंपटीशन क्रैक करने में दिक्कत आती है। तो अगर कंपटीशन में बैठने का मन है, कंपटीशन क्रैक करने का मन है, सीरियस है आप उसको लेके, तो 11th में किसी भी लेक्चर को, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे बायो का हो, आप इजीली ना लें, हल्के में ना लें। यहाँ आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे पुराने टॉपिक के बाद, तो आपको आइडिया रहेगा कि जो कराते हैं वो पेपर में आता है। अब समझना है कि केमिस्ट्री की ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। तो फिजिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है बेटा जो एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस के बारे में बात करेगा। कुछ एनर्जी की बात होगी, कैलकुलेशंस होंगी, इक्वेशंस आएंगी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड को बनने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, फ्यूल जल गया तो कितनी कैलोरीफिक वैल्यू आएगी,
इस तरह के मेजरमेंट हमारे सब फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। डायमेंशंस, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत, इलेक्ट्रॉन डालने की ताकत, ये सब हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। अगला है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप सब जानते हैं एसिड, मेटल्स, बेसिस, इन सब की स्टडी हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, जहाँ मिनरल्स की बात करते हैं, जहाँ हम ओर्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, कटायंस एनायंस की बात करते हैं। ये सब हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। नेक्स्ट ब्रांच है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप क्लास 10th में पढ़ कर आए हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड की केमिस्ट्री है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के आपस में रिएक्शन से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, बेंजीन और भी तरह के बहुत से कंपाउंड्स बन गए। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एमाइन, सल्फोनिक एसिड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स जो हमें पढ़ने हैं। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है नेचुरल, जो नेचर से मिला है, या फिर प्लांट्स और एनिमल से आपने ऑब्टेन किया है, तो उससे बना हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगली ब्रांच है बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जनरली आपकी प्रैक्टिकल में चलती है, जहाँ आप कटायंस एनायंस का एनालिसिस करेंगे, वो क्लास 12th में है। हमारा फोकस मेन फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में रहेगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री आपका प्रैक्टिकल वर्क है, जो 11th और 12th में आपको कराया जाएगा। इसके अलावा एक ब्रांच बायोकेमिस्ट्री भी है, जो हायर स्टडीज़ में आप पढ़ेंगे। बीएससी अगर आप बायोटेक से करते हैं, इस तरह के कोर्स में आप उसको पढ़ते हैं। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि सिलेबस में हमें कैसे कैसे चैप्टर्स हैं और क्या उन चैप्टर्स की क्लास 12th में इंपॉर्टेंस है। तो जिन भी चैप्टर्स की बेटा क्लास 12th में इंपॉर्टेंस है, उनमें ध्यान रखना है आपको कि उसमें बिल्कुल भी आपको लूजनेस नहीं छोड़नी है। तो जो चैप्टर्स क्लास 12th में इंपॉर्टेंट हैं, उन पर पूरा फोकस जाना चाहिए। जो भी क्लास कराई जाएगी, उसके अगर नोट्स बनवाने लायक होंगे तो आपको नोट्स दिए जाएंगे। अगर बेसिक ऐसे इंट्रो होगा तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन में समझा रहा हूँ, जब चैप्टर चलेगा तो आपको नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जो चैप्टर्स देख रहा हूँ बेटा मैं 8 एक तरफ लिखे हुए हैं और 14 और यहाँ तक टोटल आपके चैप्टर्स 14 बैठ रहे हैं। तो इन आउट ऑफ 14 चैप्टर्स, फर्स्ट पार्ट कंपोज्ड ऑफ 7 चैप्टर्स एंड द सेकंड पार्ट आल्सो कंपोज्ड ऑफ 7 चैप्टर्स। द फर्स्ट चैप्टर इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। नाम से ही क्लियर है कि यहाँ आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 12th के लिए भी, और 11th में तो ये है ही बेटा। इंपॉर्टेंट क्यों? जब किसी भी आपको टॉपिक के, किसी भी आपको सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं आते, तो फिर आप आगे क्या करोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से मतलब होता है कि भैया एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या है, मिक्सचर्स क्या है। इसमें आपके लॉज भी आएंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लैवोइशियर है मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर। उसके अलावा इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोलैरिटी, बहुत सी चीज़ें आप इसमें सीखेंगे, और जो क्लास 12 तक इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बेटा। दूसरा चैप्टर नाम से ही क्लियर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ, नाम से क्लियर कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। क्लास 9 में पढ़ा आपने कि थॉमसन ने कहा था कि भाई जो एटम है ना, वो वाटरमेलन के जैसा है, वो तरबूज के जैसा है। एटम इज लाइक अ वाटरमेलन, द रेड एडिबल पार्ट, लाल हिस्सा जो आप खाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, और इम्बेडेड सीड्स, जो बीज फंसे हुए हैं, वो नेगेटिव चार्ज है। थॉमसन की बात गलत हो गई थी, फिर रदरफोर्ड आए थे कि अल्फा रेज डाल के देखी उन्होंने, कुछ डिफ्लेक्ट हुई, कुछ सीधी गई और कुछ वापस आ गई, बहुत काम। तो उन्होंने बताया कि भाई एटम तो हॉलो है। फिर नील्स बोर का मॉडल आया, ये सब आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम मॉडल भी हम पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिर से एलिमेंट्स के बेसिक्स की बात करता है। आप लोगों ने क्लास 10th में सीख लिया कि पीरियोडिक टेबल क्लासीफाई करी गई, ट्राइड्स आए, ऑक्टेव्स आए, फिर मेंडलीव आए। उसके बाद हेनरीज की जो थी बेटा हमारी, वो नई टेबल बनी। कौन कौन आए बेटा? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई थी। उससे पहले किसकी आई थी बेटा? मेंडलीव से पहले डोबर एंड ट्राइड्स, उससे पहले न्यूलैंड, ये सब चलते रहे बेटा। ट्राइड्स आए, ट्राइड्स के बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आए, फिर मेंडलीव की टेबल आई, और आज जो हम पढ़ते हैं वो हेनरी मोसले की टेबल है, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन का एलिमेंट्स कैसे करना है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे करना है, उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे देखना है, उनकी क्या रेगुलरिटी है, एटॉमिक साइज के बारे में, ऊपर से नीचे आते वक्त बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त घटता है, ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी कि पीरियोडिक टेबल में कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, एसपीडीएफ क्या होता है, ये सारा आपको इसमें बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th के लिए।
जिस पे मेंशन कर रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे ज़्यादा। मैं फर्स्ट चैप्टर के बाद पहले यही चैप्टर कराता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने थोड़े बहुत पढ़ रखे हैं, पढ़ा होने की वजह से आपको ये कनेक्ट करते हैं और आप जल्दी समझ पाते हैं। अगला चैप्टर बेटा केमिकल बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग क्या है? अट्रैक्शन है। एक कोवेलेंट अट्रैक्शन है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। तो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड वो हम इसमें पढ़ेंगे, शेप्स पढ़ेंगे, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है कुछ हद तक। अगला आया बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस। लिक्विड और गैस आपके सिलेबस में है, जो सॉलिड है वो क्लास 12th में है। अगला बेटा थर्मोडायनेमिक्स, हीट रिलेटेड जो भी प्रोसेस है, हर एक रिएक्शन में एनर्जी का चेंज होता है, या तो एनर्जी बाहर जाती है या एनर्जी अंदर आती है। बाहर जाती है, हीट निकल गई तो एक्सोथर्मिक, और हीट एब्जॉर्ब हो गई तो एंडोथर्मिक। उस हिसाब से ये चैप्टर आपका बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे। ये दोनों चैप्टर कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 में आपकी कुछ थ्योरीज हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा ये भी 12th में इंपॉर्टेंट होता है। एक VSEPR थ्योरी से शेप निकलती है, उस पर सवाल जरूर आता है क्लास 12th में भी। अगला चैप्टर बेटा इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर आप बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो जब करेंगे तभी समझ में आएगा, बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा। अगला चैप्टर है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में आप बात करेंगे रिडक्शन की और ऑक्सीडेशन की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर पूरा का पूरा एज इट इज क्लास 12th में भी एप्लीकेबल होगा। तो आप देख रहे होंगे कि 11th का सिलेबस ही क्लास 12th में है, 10th का थोड़ा पार्ट आएगा 11th में, 11th का बहुत सा पार्ट आएगा 12th में, और यही सारा आपका आगे अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पर भी काम आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, इन सारे चैप्टर्स में से अगर मैं इसको छोड़ दूँ, ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है बेटा, बाकी ये सारे चैप्टर और ये सारे चैप्टर ये सब आपके आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। किसमें आते हैं बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री में। बस ये थर्ड इनऑर्गेनिक का पार्ट है। आगे आए फिर से 3 चैप्टर ये और 1 चैप्टर ये आपके हो गए चैप्टर इनऑर्गेनिक के, और केवल 2 चैप्टर है आपके जो पार्ट है किसका बेटा? ऑर्गेनिक का। केवल 2 चैप्टर। अब अगले की बात करते हैं। 9th चैप्टर है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसके यूजेस है, क्या उससे बनने वाले कंपाउंड हैं, वो सब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट है बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। क्लास 10th में इतना नहीं बताया गया होगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है कि पीरियोडिक टेबल 4 हिस्सों में डिवाइड है बेटा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो उसके बारे में उसकी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कैसे क्लासीफाई करा गया, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वो पढ़ेंगे। 11th है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, तो यहाँ हम ग्रुप 13 एंड 14 की बात करेंगे। 15, 16, 17, 18 12th में है। 12th में लास्ट ईयर 15 को हटा दिया गया था, तो अब देखते हैं वो हमारे में ऐड होगा या नहीं। फिलहाल तो अभी ऐड नहीं कर रहा है। 12th और 13 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, पढ़ रखे हैं आपने क्लास 10th में। एल्कोहल क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, नेमिंग क्या है, तो उससे ही स्टार्ट होगा 12th चैप्टर बेसिक। पहले बेसिक्स आएगा, कुछ नई बातें भी आएंगी बेटा। प्योरिफिकेशन के मेथड्स की बात होगी कि कैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की साफ सफाई कर सकते हैं, तो वो सब भी आप इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। क्लास 10th में आप केवल एक बेसिक सा आइडिया लेकर आए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आपको ये डिटेल में कराया जाएगा कि एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं और एल्काइंस क्या होते हैं। 14th चैप्टर सॉरी, आप नाम से ही देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, और नाम से ही क्लियर है कि इसमें इन्वायरमेंट रिलेटेड बातें कराई जाएंगी कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस प्रकार से हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है। अब मैं अगर आपसे पहले चैप्टर पर ही थोड़ी बात करना शुरू करूँ, तो मैं आपसे पहले कहना चाहूँगा कि मैंने कुछ टॉपिक्स चैप्टर 1 के ऑलरेडी करा दिए हैं यूट्यूब पे, तो आप मेरा चैनल ज्वाइन करके भी उसको देख सकते हैं। वैसे मैं आपको उनके लिंक भी शेयर करूँगा, जो टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ उसके तो मैं आपको सीधा लिंक शेयर करूँगा। बाकी नए नए टॉपिक आपको आगे आगे मिलते रहेंगे, काम सीक्वेंस नहीं कराया जाएगा, ऐसे नहीं होगा कि कुछ भी करा दिया। तो आज मैं पहली बात करना चाहूँगा सबसे पहले कि बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले पता हो आपको कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद पता हो कि कटायंस क्या होते हैं और एनायंस क्या होते हैं। हम 3 बातें करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि मेरे पास एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट है से सोडियम,
वैसे मैं सोडियम को ऐसे पकड़ नहीं पाऊंगा, सोडियम में आग लग जाएगी। चलिए एल्यूमिनियम है, अगर ये सिर्फ एल्यूमिनियम है तो इसमें सारे के सारे एटम्स किसके होंगे बेटा, एल्यूमिनियम के होंगे। तो मुझे क्या बात समझ में आई कि भैया एलिमेंट का मतलब होता है ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। एलिमेंट वो है जहां पार्टिकल केवल एक ही प्रकार का है। अब वो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास कोई एलिमेंट है, एलिमेंट अगर आपने कहा है तो एलिमेंट का मतलब ही होता है बेटा प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं एंड कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम। इनके अंदर केवल एक ही प्रकार का एटम होता है। जैसे मेरे पास एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, या मेरे पास ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है। तो ये एलिमेंटल फॉर्म हो गई, एटॉमिक फॉर्म हो गई, और ये कहलाती है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं बेटा वो हमारे कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। ये बात आपको पता होगी, छोटी सी क्लास की बात है। तो एलिमेंट्स में क्या सीखा, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। अगर आप कहें कि मेरे पास ये भैया गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, तो सारे के सारे एटम गोल्ड के होने चाहिए, एयू होने चाहिए सबके सब। आप कहें नहीं भैया सिल्वर है, तो सारे के सारे एटम एजी होंगे बेटा। और मैंने आपसे कहा बेटा मेरे पास प्योर ऑक्सीजन है, तो सारे के सारे O2 होंगे। नेचुरल एक्सिस्टेंस कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिक फॉर्म में होती है, यानी एल्यूमिनियम साथ में बैठे हुए हैं बहुत सारे, शेयरिंग करके मॉलिक्यूल नहीं बने, कुछ मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ठीक है बेटा, तो एलिमेंट्स क्या हुए, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस एंड दे कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर की। तो मैं बोलूंगा, आप ध्यान से लिखते रहेंगे, आपको पता भी होगा। एटॉमिक नंबर्स की बात करूं मैं आपसे कुछ एलिमेंट्स की, तो बेटा बात आती है सबसे पहले हाइड्रोजन से। तो एटॉमिक नंबर 1 किसका है बेटा, हाइड्रोजन का। 2 किसका है बेटा, हीलियम का। आप लिखते रहेंगे। अब हाइड्रोजन के बाद कौन आया बेटा, हीलियम। हीलियम के बाद लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन, उसके बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद बेटा क्या आएगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम। यहाँ तक का काम आपको नोट्स में भी मिल जाएगा और ये आपको आता भी होगा। अब मैं बात करता हूँ आगे के एलिमेंट्स की, जो 10 एलिमेंट आपको सीखने हैं। 21 नंबर का एलिमेंट है बेटा, नाम है स्कैंडियम, सिंबल Sc। 22 नंबर का एलिमेंट है बेटा टाइटेनियम, सिंबल है Ti। 23 नंबर का है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, सिंबल है V। 24 नंबर का एलिमेंट है बेटा क्रोमियम, सिंबल है Cr। 25 नंबर का एलिमेंट है बेटा मैग्नीज, सिंबल है Mn। 26 नंबर का एलिमेंट है बेटा आयरन, सिंबल Fe। 27 नंबर का एलिमेंट है बेटा कोबाल्ट, सिंबल है Co। 28 नंबर का एलिमेंट है बेटा निकेल, सिंबल है Ni। 29 नंबर का एलिमेंट है बेटा कॉपर, सिंबल है Cu। और 30 नंबर का एलिमेंट है बेटा जिंक, सिंबल है Zn। तो आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक याद करने हैं और एटॉमिक मासेस 1 से लेकर 20 तक। एटॉमिक मासेस वैसे तो बच्चों को क्लास 10 तक याद हो जाते हैं, इतना बेसिक आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो मैंने एटॉमिक मासेस के ऊपर भी आपको नोट्स प्रोवाइड करना है, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, मैं उसका भी लिंक आपको शेयर करूँगा। आपको बस मेहनत करनी है, आप मेहनत करेंगे आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं एटॉमिक मासेस की, अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैं बोल देता हूं क्या नोट्स लिखेंगे आप।
हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हीलियम का मास 4 होता है, लिथियम का मास 7 होता है, लिथियम के पास होने का बेटा बेरिलियम, बेरिलियम का मास 9, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बोल रहा हूँ बेटा। बोरॉन का मास 11, कार्बन का मास 12, नाइट्रोजन का मास 14, नाइट्रोजन के बाद होने का बेटा ऑक्सीजन का मास 16, एटॉमिक मासेस बोल रहा हूँ बेटा। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन का मास आता है 19, नियॉन का मास आएगा 20, नियॉन के बाद सोडियम, सोडियम का मास 23, मैग्नीशियम का मास 24, एल्यूमिनियम का मास 27, सिलिकॉन का मास 28, सिलिकॉन के बाद कौन आएगा बेटा फॉस्फोरस का मास 31, सल्फर का मास 32, क्लोरीन का मास 35.5, आर्गन का मास 40, पोटेशियम का मास 39, कैल्शियम का मास भी 40 है। एटॉमिक मासेस, मोलर मासेस, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा क्या होती है बेटा। तो फिलहाल के लिए एटॉमिक मास की अगर कोई आपसे बात करे, एक एटम के मास की बात करे, तो आप उसकी यूनिट क्या लगाते हैं बेटा? यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। सही है बेटा। जैसे कि अगर हाइड्रोजन है मेरे पास तो उसका मास होगा 1 U, और अगर कोई आपसे कहे नहीं भाई मोलर मास निकालो, तो इस U की जगह ही बेटा क्या लग जाता है? ग्राम लग जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आपसे आगे कराए जाएंगे, इंट्रोडक्शन चल रहा है, बहुत बेसिक सी बातें कर रहे हैं, कोई हाई फाई बात नहीं कर रहे, वो सब बातें भी आगे आएंगी। जो जो आप बताया जा रहा है बेटा साथ साथ लिखते रहिए और साथ साथ उसकी टेबल भी बनाते रहिए। अब देखते हैं कुछ कटायंस और एनायंस जो इंपॉर्टेंट है। मैं ये क्यों करा रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जब फॉर्मूले बनवाए जाएंगे बेटा तब आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो भी आयंस मैं लिखवाऊंगा आपको, आप धीरे धीरे उनको याद करेंगे और कुछ समय में आपको ये आयंस याद हो जाएंगे, फिर आप फॉर्मूले बना पाएंगे आसानी से। अब मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, कुछ लिखूंगा आपके लिए बात समझाने के लिए। आप सभी जानते हैं कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो कटायन बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो एनायन। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कटायन होता है बेटा एक, और एक एनायन होता है। कटायन क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला और पॉजिटिव चार्ज वाला। Elements after the loss of electrons forms cations, whereas elements after the gain of electron with negative charge forms anion। सही है बेटा। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो कटायन, और गेन कर रहा है तो एनायन। तो सिंगल एटम वाले भी होते हैं कटायन, ज्यादा वाले भी होते हैं, तो ग्रुप ऑफ एटम्स भी लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जिन पे पॉजिटिव का चार्ज है आप उन्हें कटायंस ट्रीट करेंगे, और जिन पे नेगेटिव का चार्ज है आप उनको एनायन ट्रीट करेंगे। इनकी रिएक्शन से, इनके आपस में जुड़ जाने से हमारे आयनिक कंपाउंड बनते हैं, जिनके हमें फॉर्मूले सीखते हैं। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं कुछ कटायंस लिख रहा हूँ यहाँ पर। मेरे पास एक कटायन है सोडियम Na+, मेरे पास एक कटायन है Mg2+, मेरे पास एक कटायन है Ca2+, एक है बेटा एल्यूमिनियम 3+, एक है बेटा Fe2+, और एक है बेटा Fe3+। तो इन दोनों के नाम, ये एलिमेंट सेम हो गए तो इनके नाम सेम नहीं हो सकते, तो इनके नाम डिफरेंट होते हैं। ये फेरस होता है बेटा और ये फेरिक होता है। बाकी एल्यूमिनियम 3+, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, सोडियम 2+, ये हुए हमारे कटायन। इसके अलावा और भी बहुत सारे कटायंस हैं, मैं अभी बस बात समझने की कोशिश कीजिए कि मैं समझा क्या रहा हूँ। एनायन की बात करी मैंने आपसे, तो एनायन भी ऐसे होते हैं बेटा, Cl-, इसका नाम है क्लोराइड। एनायंस के नाम जनरली एंड होते हैं आइड से और एट से, जैसे क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट। Cl की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ साथ में कोई CO3 2-, तो देखिए नाम आया कार्बोनेट। अभी आपको समझ में आया कि सिखाया क्यों है। कार्बोनेट के अलावा मैं कौन ले लेता हूँ NO2-, तो वो हो गया नाइट्राइट। इसके अलावा O पे 2- ले लूं बेटा तो बन जाएगा ऑक्साइड। अब मैंने आपको ये क्यों सिखाया, नोट्स में बहुत सारे होंगे, सारे याद करने हैं, फिर जब आपसे फॉर्मूला बनाने को कहेगा तो आप सीख जाएंगे। जैसे देखो, मैं आपसे कहूँ मेरे पास है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम क्या होता है बेटा? कैल्शियम होता है 2+। कुछ ही एलिमेंट्स के याद करने, सारे याद नहीं करने, 30-40 होंगे बेटा टोटल, धीरे धीरे करेंगे सब याद रहेंगे आपको। कैल्शियम 2+ और कार्बोनेट इज
CO3 2 नेगेटिव, दोनों पे चार्ज इक्वल है, इस पे 2 पॉजिटिव, इस पे 2 नेगेटिव, कैंसिल। ये कंपाउंड बना, फॉर्मूला बना इसका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला देखिए बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे पास कंपाउंड है मैग्नीशियम नाइट्राइट। मेरे पास एक कंपाउंड है, नाम क्या है बेटा, मैग्नीशियम प्लस के साथ जब नाइट्राइट जुड़ा तो आप बन गए मैग्नीशियम नाइट्राइट। देखिए ध्यान से देखिए, अगला देखते हैं बेटा एग्जांपल। एग्जांपल देख देख कर ही समझना है बेटा। अगले पर देखते हैं बेटा, अगला है, चलिए ले लेते फेरिक क्लोराइड। कोई आपसे कहे भैया हमारे पास फेरिक क्लोराइड है तो क्या होगा फॉर्मूला, तो फेरिक होता है बेटा 3+, क्लोराइड होता है बेटा Cl-, और ये मिलजुल कर क्या बने बेटा, FeCl3। क्या बन गया बेटा, FeCl3, नाम हो गया फेरिक क्लोराइड। और कोई देख लीजिए बेटा, एल्यूमिनियम के साथ, चलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड कर देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्या होता है बेटा 3+, ऑक्साइड क्या होता है बेटा 2 नेगेटिव, तो ये बन गया Al2O3। एलिमेंट्स हो गए, कटायंस एनायंस हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, नोट्स मिलेंगे साथ में, नोट्स लिखेंगे, नोट्स का काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, आपका ध्यान देना है उस पर। अब एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अभी जो काम चल रहा है आपको ये काम आता होगा, और जो काम आपको आता है ये पता होना चाहिए ऑलरेडी, एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं आपसे। कहीं आपको ये लग रहा हो कि भाई मोलर मास पूछेंगे हमसे, हमसे एटॉमिक मास पूछेंगे, ये आपसे न्यूमेरिकल में काम आने वाली चीज़ें हैं, तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा तो वो न्यूमेरिकल आपसे, ये पता होना चाहिए। जैसे बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि गोल्ड का सिंबल क्या है, तो गोल्ड सिल्वर कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो गोल्ड का सिंबल Au है, सिल्वर का सिंबल Ag है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। आप ये ना सोचे कि अरे ये तो सब पता है पहले से, तो भाई चैप्टर का नाम बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो बहुत सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, जिसको पता है जितना वो उतना अच्छा बच्चा है पढ़ाई में। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि भाई हमें तो सारा आता है पहले से, ये तो कुछ नया नहीं सिखाया हमें, तो भाई नया अभी अभी आएगा, अभी स्टार्टिंग हुई है, पहली दूसरी क्लास आपकी हल्की रहेगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें नया काम भी है और नया काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए पूरा ध्यान देना है, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है, जो आपसे कहा जाए उतना आप कीजिए, नोट्स जितना पढ़ाऊंगा उतने आपको मिलते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा किताब की रीडिंग भी शुरू करनी है। किताब अगर किसी के पास नहीं है तो मैं उसका लिंक नीचे दूंगा आपको, वहाँ से आप 11th क्लास की केमिस्ट्री को डाउनलोड भी कर सकते हैं और एक एक पेज पढ़ सकते हैं। NCERT रीडिंग जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा कि केमिस्ट्री में क्या यूजेस हैं, तो मेडिसिन में यूज़ है इसका, फार्मास्यूटिकल में यूज़ है इसका, फूड कुकिंग में यूज़ है इसका, फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत जगह इस्तेमाल है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। मेन इस्तेमाल तो मेडिसिन में है, ड्रग्स वगैरह बनाने में है, जो मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होता है उसको बड़ा ड्रग्स कहते हैं, नेगेटिव वर्ड नहीं है ड्रग्स। जो दवाइयाँ बाजार में बिकती हैं उनको भी हम ड्रग्स कहते हैं, कुछ हमारे लिए अच्छी होती हैं, कुछ हमारे लिए ख़राब होती हैं। तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाएगा, थोड़ा सा बताएंगे वो उसमें कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। तो जहाँ जहाँ मैं आपसे कहूँगा कि किताब पढ़नी है वो किताब पढ़ेगा। अब इम्पोर्टेंस क्या है किताब पढ़ने की, 20 मार्क्स के लास्ट ईयर से ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने लगे हैं बेटा, तो वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो लाइंस के बीच में एम्बेडेड होते हैं, वो लाइंस के बीच में छुपे होते हैं, और छुपे होने की वजह से ही उनको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको आपने रीडिंग नहीं करी, जहाँ मैं आपसे कहूँगा आप वहाँ रीडिंग कीजिए, पूरा यकीन रखिए कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो काम कराया जाए उसको नोट कीजिए, जो समस्या आए आप मुझसे पूछिए। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, इसके साथ में कुछ ना कुछ लिंक आपको देता रहूँगा, आप उसको पढ़ते रहिए। मंडे से हमारा काम एकदम इम्पोर्टेंट वाला शुरू हो जाएगा, अभी थोड़ा बेसिक चलेगा और फिर कोर काम भी शुरू हो जाएगा। कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी मैं 11th क्लास के डाल चुका हूँ, तो वो वहीं से देखने होंगे आपको, मैं उनके डायरेक्ट लिंक शेयर करूँगा आपको, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। दोस्तों को बताइए, अपने कुछ दिन पढ़ के देखिए, 6-7 दिन पढ़िए, एक हफ्ता क्लास लीजिए, उसके बाद ही डिसाइड करना। कुछ बच्चों के पेरेंट्स को कन्फ्यूजन था कि बच्चा साइंस ले या कॉमर्स, तो पढ़कर देखिए, अभी ट्रायल ही चल रहा है, धीरे धीरे आप सब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, थैंक यू, जय हिंद।